हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। कल हमने इकोलॉजी और उसके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पढ़े थे। अगर हम डेफिनेशन थोड़ा मैं रिपीट करूंगी इकोलॉजी की डेफिनेशन, ताकि आपको याद आगे इकोसिस्टम समझने में आसानी हो। इकोलॉजी क्या है? स्टडी करना रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक है। और जो टर्म थी इकोलॉजी वो किसने फर्स्ट टाइम क्वाइन की थी? हेकल ने की थी। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो थी इकोलॉजी की वो किसने की थी? हेकल ने क्वाइन की थी। और हमने इकोसिस्टम में क्या, इकोलॉजी में क्या पढ़ा हुआ है? इंटरेक्शन होना किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उनके इन्वायरमेंट के साथ उनकी इंटरेक्शन को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पढ़े थे इकोलॉजी के, वो थे 6 थे। पहला था इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन, फिर हमने कम्युनिटी पढ़ा। आज हम जो पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, फिर इकोसिस्टम के बाद बायोम, फिर उसके बाद बायोस्फीयर आएगा। 3 ये हमने कंप्लीट कर दिए थे, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी। इसके ऊपर मैं एमसीक्यू मैंने बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर इस पे ही होगा, एमसीक्यूज पे। फिर इसमें जो भी आपके डाउट, जो भी क्वेरीज जो रह गई होंगी, अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, वो जब हम एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? ये जो इकोलॉजी है, जो हमने अभी पढ़ा, इंटरेक्शन जिसमें होना लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, उसका क्या है इकोसिस्टम? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। जैसे हम साइंस में, बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। वैसे ही इकोसिस्टम क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसका है? इकोलॉजी का है। और क्या होता है इकोलॉजी में? वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इन अदर वर्ड, इकोसिस्टम क्या है? चेन है इंटरेक्शन की। क्या है? चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? चेन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन होता है विद देयर इन्वायरमेंट। और जो टर्म थी इकोसिस्टम, वो किसने फर्स्ट टाइम क्वाइन की है? टेंसले ने। ठीक है। जैसे इकोलॉजी को हेकल ने किया, क्वाइन किया टर्म को, वैसे ही इकोसिस्टम को किसने किया हुआ है? टेंसले ने क्वाइन किया हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। वन मोर डेफिनेशन है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इकोसिस्टम का मीनिंग। इकोसिस्टम क्या? अ सिस्टम formed by the interaction of living organism with one another with their environment। और इकोसिस्टम में क्या, एक सिस्टम की बात होती है, मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात होगी जिसमें इंटरेक्शन होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की और उनके इन्वायरमेंट की होगी। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगर आ गया, सपोज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो यहाँ पे उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ना कि जो ग्रास लैंड में रहते हैं या रिवर में, पॉन्ड्स में रहते हैं, उनकी बात नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी फॉर्म होगी बात, जो फॉरेस्ट इन इकोसिस्टम में रहते हैं। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसके भी 2 कंपोनेंट है, जैसे इन्वायरमेंट के थे, बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक आपको पता है लिविंग है, बायोटिक क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स है। तो ये हमें डिटेल में हमें पढ़ना है। जैसे हमने इन्वायरमेंट के सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि जो बायोटिक फैक्टर हैं और एंड अबायोटिक फैक्टर है, ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ये किस तरह एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द स्लाइड, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। इकोसिस्टम can be of as small as the oasis in the desert as big as the ocean। ठीक है। मतलब इकोसिस्टम क्या है? बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम 2 तरह के हैं, टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, इसको हम लैंड इकोसिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। इस इकोसिस्टम में उन्हीं इकोसिस्टम की बात होगी जो लैंड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी कहा जाता है, बिकॉज फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? लैंड के ऊपर। दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है। अगर किसी को ऑसिस टर्म समझ नहीं आ रही है, ऑसिस का होती है जैसे स्मॉल पॉन्ड जैसे होता है डेजर्ट एरिया में, उसको हम ऑसिस कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द स्लाइड, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है? लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है। ठीक है। ये भी बहुत तरह, लैंड में आप देख सकते हैं कितनी तरह की चीज़ें हैं, तो उनके भी डिफरेंट इकोसिस्टम है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, थंड्रा इकोसिस्टम एंड द डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है।
फॉरेस्ट आपने देखे हुए हैं, तो फॉरेस्ट में वही चीज़ों की बात होगी जो फॉरेस्ट में होंगे, ग्रास लैंड में भी वही चीज़ें होंगी। इसमें प्राइमरी सोर्स की बात होगी कि प्राइमरी फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में क्या फ़र्क है, ये हम आगे पढ़ेंगे। थंड्रा इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होते हैं। चलें पहले हमारा टॉपिक जो हमारा फर्स्ट यहाँ से आता है, टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम में से क्या आता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी कि आप इसको लैंड इकोसिस्टम के हैं या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, ये सब टाइप है लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। इसमें क्या होता है, सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, जो म्यूचुअल टॉलरेंस और बेनिफिशियल में रहते हैं विद देयर बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब एयर, सन, जो भी टेम्परेचर, उसके मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो एनवायरमेंटल कंडीशन, उसी के हिसाब से ये कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। तभी कल मैंने आपको एक बात बताई थी, सर्वाइव करने के लिए एडेप्शन ज़रूरी है, सर्वाइव करने के लिए एडेप्शन ज़रूरी है। तो जो कोऑर्डिनेशन वर्ड आ रहा है इसका यही मतलब है कि जो फॉरेस्ट में प्लांट और एनिमल हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनको इन्वायरमेंट के अबायोटिक फैक्टर के साथ ही कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, और जो फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ये बिल्कुल है, एंड आर द मेजर कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब फॉरेस्ट क्या है, जैसे हम फॉरेस्ट को कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं ना फॉरेस्ट को, वैसे ही कार्बन सिंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम से। नाउ नेक्स्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। व्हाट इज ग्रासलैंड इको, इसमें भी कलेक्शन ऑफ प्लांट्स होती है, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव विद इन अ environment where grasses are the primary source form of the vegetation। अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताती हूँ जो फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है वहाँ पे प्राइमरी फॉर्म ऑफ वेजिटेशन क्या होती है, प्राइमरी फॉर्म ऑफ वेजिटेशन क्या होती है, ट्रीज। लेकिन जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसमें क्या होती है, प्राइमरी फॉर्म ऑफ वेजिटेशन ग्रासेस, यही फ़र्क है। ठीक है, और इसमें भी वैसे ही जैसे कलेक्शन ऑफ एनिमल्स प्लांट होता है, वहाँ पे सेवरल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, पेरिस ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका, पैम्पल्स ऑफ अर्जेंटीना, द रशिया स्टेप्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है ग्रासलैंड की इकोसिस्टम की। मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉरेस्ट तो आपने देखा ही होगा, ठीक है ना, वो पिक्चर आपके माइंड में होगी। तो ग्रासलैंड के अब आप डिफर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। डिफरेंस मेन यही होगा कि उसमें ट्रीज प्राइमरी फॉर्म ऑफ वेजिटेशन होते हैं, इसमें क्या होता है, ग्रासलैंड में ग्रासेस आर द प्राइमरी फॉर्म ऑफ वेजिटेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, थंड्रा इकोसिस्टम क्या होते हैं, डिवॉइड्स ऑफ प्लांट्स एंड आर फाउंड इन द कोल्ड क्लाइमेट। यानी कि ये ठंडी जगह पे होता है, यहाँ पे ट्रीज वगैरह कम होते हैं, मतलब नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं। तो इतने ज़्यादा ट्री होंगे, थोड़े से होंगे, बट एज कम्पेयर टू द ग्रासलैंड और फॉरेस्ट की बात करेंगे उस हिसाब से नहीं होंगे, तभी हमने यहाँ पे डिवॉइड्स ऑफ ट्री लिखा हुआ है। दीज आर कवर विद स्नो मोस्ट फॉर द एयर। सो इट्स मीन ये माउंटेनियस एरिया होगा, माउंटेनियस एरिया का इकोसिस्टम होगा वो वाला एरिया जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, और वो पूरा एरिया मोस्ट ऑफ द एयर स्नो से ही ढका रहता है। ठीक है, और इस इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम इन द आर्टिक और द माउंटेन टॉप्स में पाया जाता है, आर्टिक रीजन में और माउंटेन के टॉप में पाया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रखे हुए। देखिए यहाँ पे डिवॉइड्स ऑफ क्या बोला हुआ था, ट्रीज है, ट्रीज नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स आर प्रेजेंट्स देयर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया पिक्चर से भी। नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम। इसकी भी मैंने पिक्चर आपको दी है ताकि आपको इजीली याद रहे, डिफरेंस भी याद रहे। डेजर्ट इकोसिस्टम थ्रू आउट द ये पाया जाता है वर्ल्ड में। यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, डेज हॉट एंड नाइट कोल्ड। ऐसा क्यों होता है, जो रेत होती है वो जल्दी से गर्म भी हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। दैट्स वाई डे टाइम जब सूरज निकलता है तो रेत गर्म हो जाती है, वो दिन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जब सूरज चला जाता है रेत ठंडी हो जाती है और नाइट्स आर कोल्ड हो जाती है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट्स क्या है, सहारा डेजर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट्स कौन सा है, सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट, एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब यहाँ पे बात चल रही है एक्वेटिक इकोसिस्टम।
aquatic ecosystem present in a body of water. These can be further divided into two types. एक है फ्रेश वाटर, दूसरा है मेराइन वाटर. अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर भी फर्दर डिवाइड हुआ है तीन में. कितने में तीन डिवाइड हुआ है? तीन में डिवाइड हुआ है. फ्रेश जो फर्स्ट टाइप है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, वो क्या है? लेक्स, पॉन्ड्स. सेकंड क्या है? रिवर एंड स्ट्रीम. थर्ड क्या है? वेटलैंड. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में क्या डिफरेंस है. जो फ्रेश वाटर होते हैं उनमें जो सॉल्ट होता है, मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है. जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है मेराइन में, फ्रेश में, वो बहुत कम होती है, वेरी लेस. ठीक है, वेरी लेस. अगर हम मेराइन की बात करें उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. ठीक, जिसका हम कहते हैं खारा पानी ना. सो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की हमने तीन तरह की टाइप पढ़ी. पहली थी लेक्स एंड पॉन्ड्स, रिवर एंड स्ट्रीम एंड द वेटलैंड. जो लेक्स और पॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? लेंटिक भी कहते हैं. ठीक है. रिवर और स्ट्रीम को हम लॉटिक भी इकोसिस्टम कहते हैं. लेंटिक इकोसिस्टम इसीलिए कहते हैं कि लेंटिक का मतलब होता है, लेंटिक वाटर का मतलब ये होता है जिसमें पानी ठहरा होता है. और रनिंग जो रिवर्स को और स्ट्रीम को इसलिए लॉटिक कहा गया है क्योंकि इनमें पानी चल रहा होता है. ठीक है, रनिंग वाटर होता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? लॉटिक वाटर और लॉटिक इकोसिस्टम कहते हैं. वेटलैंड क्या होती है? जो वेटलैंड होती है वो कॉम्बिनेशन होती है लैंड एंड वाटर का कॉम्बिनेशन होती है. सो एक्वेटिक इकोसिस्टम दो तरह के हैं. एक है मेराइन, फ्रेश वाटर एंड द मेराइन. मेराइन की हमने तीन तरह की टाइप पढ़ी, एक लेक्स, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम एंड वेटलैंड. ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. और वन मोर फीचर है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का, उसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द मेराइन इकोसिस्टम. दूसरी बात, उसमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी मतलब वेराइटी ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द मेराइन इकोसिस्टम. अब हम बात करते हैं मेराइन इकोसिस्टम की. मेराइन इकोसिस्टम में आपके क्या आएंगे? सी एंड ओशन आएगा. ठीक है, क्या आएंगे? सीज एंड ओशन आएगा. और इसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी, मेराइन में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. और इसमें जो बायोडाइवर्सिटी, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो क्या होगी? ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर. अगर हम डिफरेंस बनाकर चलें फ्रेश वाटर और मेराइन का, पहला डिफरेंस क्या है? जो फ्रेश वाटर होता है, जो फ्रेश वाटर जो होता है हमारा इकोसिस्टम होता है, उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है. मेराइन कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है. और मेराइन में बहुत ज़्यादा होती है. बायोडाइवर्सिटी इसमें क्या होती है? स्मॉल होती है. इसमें बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बहुत मतलब बड़ी होती है. बायोडाइवर्सिटी इज बिगर देन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम. अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम किस तरह हम डिफाइन, किस तरह करेक्टराइज करते हैं? उसमें बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं. ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो होती है इन आवर इन्वायरमेंट भी इसमें हम पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट पढ़ेंगे और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग देम वो हम पढ़ेंगे. इट ऑल्सो इंक्लूड द क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. यानी कि जो मैंने आपको पहले उसमें भी बताया था, जो हमने इन्वायरमेंट की सेकंड स्लाइड में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स बताए थे कि जो उसमें जो उनकी जो कंडीशंस है, इन्वायरमेंट है, वो किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है वो दो तरह के हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक आपको पता है लिविंग की बात होगी, अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी. और इकोसिस्टम जो होता है ओपन सिस्टम कहते हैं इसके. क्यों? क्योंकि जो इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी जो हम पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जो होती है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है? थ्रू आउट द इन्वायरमेंट चलती है. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है आपका फिगर्स के थ्रू समझाऊंगी. अब बायोटिक अभी नहीं पढ़ेंगे हम, जो हम बायोटिक पढ़ने वाले उसका होगा. सो बायोटिक फैक्टर हमारे तीन तरह के हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड द डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. ऑटोट्रॉफ्स की प्लांट्स को हम कहते हैं. ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स किसको हम कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं. ये मोस्टली जैसे आता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या आता है? सन आता है. वैसी अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड जो प्राइमरी सोर्स क्या है? हमारी
प्लांट हैं, ठीक है। प्लांट क्या आते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है कंज्यूमर की। कंज्यूमर्स हमारे 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी। प्राइमरी वो होते हैं जो मतलब जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। फिर जो सेकेंडरी होते हैं वो प्राइमरी के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो टर्शरी होते हैं वो सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड होते हैं, इस तरह, ठीक है। जो प्राइमरी मोस्टली होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। कंज्यूमर सेकेंडरी जो कार्निवोर्स होते हैं, और टर्शरी क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स है। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स घास वगैरह। कार्निवोर्स वो होते हैं जो ये जो फ्लैश वगैरह खाते हैं। जो टर्शरी वाले वो भी फ्लैश खाते हैं, वो भी बोथ ईटिंग द फ्लैश, लेकिन टर्शरी जो कार्निवोरस होते हैं वो बिगर देन द सेकेंडरी, मतलब जो सेकेंडरी वाले कंज्यूमर्स हैं उनको भी खा जाते हैं टर्शरी वाले, ठीक है, ये डिफरेंस है। सो बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, बायोटिक कंपोनेंट रेफर टू ऑल लाइफ इन एन इकोसिस्टम। तभी तो मैं आपको कह रही थी प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड क्या है हमारी, बायोटिक प्लांट्स हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट कैटेगराइज्ड इनटू ऑटोट्रॉफ्स, हिट्रोट्रॉफ्स एंड द सेप्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मैंने आपको बता दिए, जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स इंक्लूड ऑल ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ऑल ऑटोट्रॉफ प्लांट्स सच एज प्लांट, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट्स अपना खाना खुद बन मतलब प्लांट तो आपने जब बचपन से आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर जो है, जो प्रोसेस फूड बनाने में उनको हेल्प करता है। और मैंने आपको पिगमेंट भी एक बताया था, क्लोरोफिल पिगमेंट, वो नीड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फूड इन द प्लांट, ठीक है। तो जो प्लांट है उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर या अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अगर ये फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटो मीन लाइट, यानी कि प्लांट नीड्स लाइट, सोलर लाइट, सनलाइट दे नीड। सिंथेसिस मीन प्रोड्यूस करना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक्स देयर ओन फूड, ठीक है। और क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, एक तो सनलाइट, दूसरा वाटर, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो क्लोरोफिल। ये चीज़ें चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट को खाना बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो सोलर लाइट, सनलाइट, जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हायर अपन द चेन, फूड चेन, रिले ऑन द फूड प्रोड्यूसर फॉर द फूड। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे, बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड। तो प्रोड्यूसर होंगे तो उसको खाने, मतलब जो प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो उसको खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे तो सेकेंडरी होंगे, सेकेंडरी होंगे तो टर्शरी भी होंगे। सो दैट्स दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अब कंज्यूमर्स क्या है, कंज्यूमर्स आर हिटेरोट्रॉप्स। तो मेन जो इसका डिफरेंस आता है हिटेरोट्रॉप्स का, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स क्या थे, मैं डिफरेंस बताती हूँ। प्रोड्यूसर्स जो ऑटोट्रॉफ्स क्या थे, वो अपना खाना दे मेक देयर, मैं बोलूँगी अब, दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स के वो अपना खाना खुद बनाते थे, हिटेरोट्रॉफ्स दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो अदर ऑर्गेनिजम्स है उसको हमने डिवाइड किया, सब डिवाइड किया है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी भी होते हैं, ठीक है। फर्दर है जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जिसको हम हर्बीवोर कहते हैं, जो घास खाने वाले हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, प्रोड्यूसर पे। जो सेकेंडरी होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर पे, क्योंकि जो सेकेंडरी होते हैं वो किसको खाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर को। दे डिपेंड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर फॉर एनर्जी। दे कैन इधर बी कार्निवोर और ओमनीवोर। ओमनीवोर वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैन ईट फ्लैश ऑल्सो ईट प्लांट्स। तो मैन इज द बेस्ट, अनदर वन एग्जाम्पल इज बेयर, ठीक है। मैन के ओमनीवोरस वो होते हैं दोज कंज्यूमर विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल मैन एंड द बेयर। जो टर्शरी वाले होते हैं ऑर्गेनिज दैट डिपेंड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर, जो टर्शरी वाले होंगे इन पे डिपेंड होंगे फॉर द फूड। दे कैन
टर्शरी कंज्यूमर कैन ऑल्सो बी एन ओमनीवोर भी हो सकते हैं, ठीक है, बियर जैसे हम एग्जाम्पल मैन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाटनरी कंज्यूमर आर प्रेजेंट इन सम फूड चेन। क्वाटनरी जो होते हैं किसी में ही प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली टर्शरी होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म प्रे ऑन टर्शरी फॉर एनर्जी, यानी कि जो टर्शरी जो होते हैं उन पे ये उनको खाते हैं, ठीक है। टर्शरी और जैसे वुल्फ है, वुल्फ आप ले लीजिए टर्शरी में, ठीक है। अब वुल्फ को खाने के लिए टाइगर है, ठीक है ना, टाइगर हायर, तो टाइगर को खाने वाला कोई नहीं है, दैट्स वाई क्वाटनरी में हाई चेन में उनको लिया जाता है। वैसे ही अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर में आप डियर ले लीजिए, डियर, सेकेंडरी में आप वुल्फ, डियर के बाद इसको आप डियर को कौन खाएगा, वुल्फ ले लीजिए, वुल्फ को खाने वाला आप ले लीजिए टाइगर ले लीजिए, या फिर आप वुल्फ को खाने वाले सेकेंडरी एक और होता है हाइना, वो होता है, और उसके बाद ये आएगा टाइगर आएगा। इस तरह चेन होती है जो एक दूसरे पे डिपेंड रहती है, ठीक है। फर्दर दे आर यूजली एट द टॉप ऑफ द फूड चेन एज दे हैव नो नेचुरल प्रीडेटर। अब लायन और टाइगर को खाने वाला कोई नहीं होता है, तो वैसे ही जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं, प्राइमरी को खाने के लिए कौन होता है, सेकेंडरी, सेकेंडरी को खाने के लिए टर्शरी, और टर्शरी को खाने के लिए क्वाटनरी है। लेकिन जो क्वाटनरी होते हैं दे हैव नो नेचुरल प्रीडेटर, अगर ये नेचुरली मरते हैं फिर जाकर इनको डिकम्पोजर खाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं है इनको खाने वाला, ठीक है। द नेक्स्ट डिकम्पोजर्स, व्हाट आर डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स क्या है, सेप्रोफाइट्स भी इनको कहते हैं, जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया। मैंने फंजाई आपको पहले ही बता दिया था, पहली स्लाइड लेक्चर में जो इसका इकोलॉजी का था कि नॉन क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, ये फूड को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज क्या, ये डेड डिकेइंग जो मैटर होता है, डेड जो खराब जो चीज़ें होती हैं उन पे ये मतलब डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं और उन्हीं को ख़त्म कर देते हैं। डिकम्पोजर्स आर एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम एज दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट टू बी यूज्ड बाय प्लांट। अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ, जैसे ऑटम सीजन आता है, पतझड़ होते हैं, सब पत्ते गिर जाते हैं, आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ ले लीजिए, वो पत्ते कहीं नहीं दिखते हैं। वो क्या होता है, वो उनको डिकम्पोजिशन हो जाती है। डिकम्पोजिशन मतलब वो वाला प्रोसेस जिसमें जो हमारे जो चीज़ें डेड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर है, वो डिकम्पोज ख़त्म हो जाता है। वो डिकम्पोज कौन करता है, फंजाई एंड द बैक्टीरिया, और यू कैन से दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिकम्पोजर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस में, इकोलॉजिकल मेंटेनेंस में, फूड चेन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजर वाले, ठीक है। ये क्या करते हैं, हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट टू बी यूज्ड बाय द प्लांट। अब देखिए प्लांट, अब एक प्लांट की एग्जांपल है, प्लांट ने अपना लीफ डेवलप करने, मतलब अपने आप को ग्रो करने के लिए, खाना बनाने के लिए कुछ चीज़ें इसने, जो वाटर था वो आप तो नहीं जाकर देते हो, वो कहाँ से लेते हैं, ज़मीन से लेती है, कुछ न्यूट्रिएंट जो उसको चाहिए होती है वो ज़मीन से लेती है और अपना फूड बनाती है, ठीक है। ऑटम सीजन आया, ये पत्ते गिर गए, ये इसी के अराउंड गिरेंगे, हवा चली इधर उधर चले जाएंगे ज़मीन में ही, लेकिन वो जाएंगे कहाँ, ज़मीन के अंदर ही जाएंगे ना। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खाकर जो भी अपना वेस्ट निकालते हैं, उसको हम जो ऑर्गेनिक जो निकलता है मैन्यूर, वो डिकम्पोज का सॉइल में दोबारा से जाता है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल डिकम्पोजर की क्या है, फंजाई एंड द बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा अबायोटिक फैक्टर। आज हम थोड़ा सा अबायोटिक, क्योंकि अबायोटिक फैक्टर बहुत डिटेल में मैं चाहती हूँ ये आपको सब पता हो किस तरह ये बायोटिक फैक्टर को भी इफेक्ट करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर में क्या है, फिजिकल फैक्टर्स आते हैं सच एज पीएच लेवल, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ह्यूमिडिटी, टोपोग्राफी, माइक्रो क्लाइमेट एंड द एडेफिक फैक्टर फिजिकल एट द रेट केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल होगी। ऑल दीज फैक्टर अफेक्ट द लाइव्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जितने भी ये हम फैक्टर पढ़ रहे हैं ये बायोटिक फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। और आगे हम एक मैंने एग्जांपल लेकर बताई हो कि आपको पता चल जाए किस तरह एक फिजिकल फैक्टर जो अबायोटिक फैक्टर है वो बायोटिक फैक्टर को इफेक्ट करता है। बाकी हम कल इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे सारा। सो टेम्परेचर क्या है, ये एक अबायोटिक फैक्टर है। ये कैसे इफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को। पोल्क्योथर्मिक ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नाम है जैसे माइक्रोब, फंजाई, बैक्टीरिया, वैसे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कैनॉट कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद इन्वायरमेंट टेम्परेचर। अब जो पोल्क्योथर्मिक जो होते हैं
ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका बॉडी टेम्परेचर किस तरह चलता है, जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ठंडा है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा। अगर उनका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी रेज करेगा। होम्योथर्म्स क्या होते हैं, कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्या होते हैं जो मेंटेन करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर। प्लांट एंड एनिमल हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टू हेल्प देम टू अडेप्ट द एरियाज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर। सो प्लांट और एनिमल्स जो है उनमें अडेप्शन पावर है, ठीक है, वो हर टेम्परेचर में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। पर अब जैसे पोल्कियोथर्मिक और होम्योथर्मिक की बात आ रही है, तो पोल्कियोथर्मिक जो है मतलब इन्वायरमेंट में, यहाँ पे ये मैंने इसलिए ये एग्जांपल ली हुई है कि आपको ये पता चले कि जो अबायोटिक फैक्टर हैं वो बायोटिक फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। जैसे पोल्कियोथर्मिक की एग्जांपल दी है, इसका जो बॉडी टेम्परेचर वो टोटली इन्वायरमेंट पर डिपेंड है। अगर टेम्परेचर रेज करता है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी रेज करता है। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम जाता है, फॉल करता है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी डिक्रीजिंग में चला जाता है। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे पीएच लेवल से क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी से क्या होता है, ह्यूमिडिटी से, टोपोग्राफी से क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों का पढ़ेंगे कि किस तरह ये अब बायोटिक फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पिछले लेक्चर में जो हमने मैंने क्वेश्चन पूछे थे, बच्चों ने उसके आंसर दिए थे। बहुत अच्छा लगा कि आपको समझ आ रहा है सब कुछ। आपके फीडबैक से, आपके कमेंट से ये पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरीज, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक फीडबैक होता है हमारे लिए, अगर हमें पता चलता है हम कहाँ गलत है, हमें कहाँ और इम्प्रूव करना है, कैसे हमें आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू रहेगा हमारा अबायोटिक फैक्टर के साथ।